स्थान कौन सा चुना जाए? नर्मदा जिला छोटा जिला है और इसलिए गरुड़ेश्वर अलग तालुका बनाने का सरकार ने निर्णय किया है। गरुड़ेश्वर में जिस जगह सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं आकर मिल जाती हैं, उसी स्थान पर पूरे देश को एक श्रृंखला में मिलाने वाले को स्थान मिले, इससे अच्छा और क्या हो सकता था? और वो भी उस पवन जलधारा के बीच जिससे सरदार पूरे देश को सिंचित करने का सपना देख चुके थे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना था, जिसके कारण नर्मदा नदी पर ये सरदार सरोवर बांध ये उन्हीं के सपने पर काम हो रहा है और उन्हीं के सपनों को साकार करने का प्रयास है। लेकिन मैं बात बता रहा हूं, मूर्ति ऐसी बनेगी जो सदियों तक सलामत रहे। और अब शुरू हुआ इस स्मरणीय स्मारक को ठोस रूप देने का काम। तमाम विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, विचारकों, कलाकारों, इंजीनियरों के समागम ने हर तरह के विकल्पों का संधान करना आरंभ किया। ये भी सोचा गया कि इतने बड़े बुद्ध को हर समय चमकाने की बजाय यदि उसे प्राकृतिक रूप से आयुष्मान होने दिया जाए तो क्या होगा? जिसकी मूर्त हर जनगण के मन में बसती हो, उसकी मूर्ति का स्वरूप और रूप कैसा होगा? वो किस मुद्रा, किस मन स्थिति में मन भावन होगी? इस बात पर भी बहुत विचार और विमर्श हुआ और अंत में तमाम देशभक्तों, नेताओं, देवताओं की मूर्तियां गढ़ने वाले मूर्तिकार श्री राम सुतार को सरदार का रूप स्वरूप तय करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। अब तंत्रज्ञों, अभियांत्रिकों को लोहा लेना था इस विशाल विराट बुद्ध के आकार प्रकार की बनावट से। दुनिया भर के बेहतर से बेहतर इंजीनियर, सलाहकार, भूगर्भ शास्त्री, जल विशेषज्ञ जमा होकर इतनी बड़ी चुनौती को साकार रूप देने के बारे में चर्चा करने लगे। 3 साल तो उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग में लगा, भिन्न भिन्न प्रकार के पहलुओं की बारीकियों में लगा और तब जाकर के हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। संरचना सुनिश्चित होते ही दुनिया भर की अभियांत्रिकी कंपनियों को मूर्ति बनाने के लिए आमंत्रित किया गया और ये ग्लोबल टेंडर पहली बार केवल 6 महीनों के अंदर ही पूरा भी कर लिया गया। पर सब जानते थे कि सरदार तन मन से भारतीय थे और भारत में बनी स्वदेशी चीजों का सदा उपयोग करते थे। इसी विचार को आगे रख मेक इन इंडिया के मंत्र को मानते हुए एक भारतीय कंपनी L&T को ये जिम्मेदारी दी गई। निकालेंगे, उसमें से अच्छे स्टील को निकालेंगे। देश भर से जमा लोहे को ही इस मूर्ति को सशक्त करना था, इसलिए उसे पिघलाकर लोहे की सरियों में ढाल दिया गया और धीरे धीरे खड़ी होने लगी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा। विश्व भर के यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए दुनिया भर से यात्री आते हैं। फ्रांस का टावर देखने के लिए दुनिया भर के यात्री आते हैं। मगर कहां स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी या उन्हीं एफिल साहब का बनाया पेरिस का टावर, क्योंकि ये एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे कद्दावर प्रतिमा बनकर सबसे शीर्षस्थ होने वाली है। साकार होने लगा एक ऐसा गगनचुंबी स्वप्न जिसे देख दुनिया चकित थी। ये सोचकर भी मन रोमांचित होने लगा कि इस विशाल मूर्ति के ऊपर से सरदार सरोवर और गरुड़ेश्वर सरोवर की छटा कैसी दिखेगी और कैसे दिखेंगे सतपुड़ा और विंध्याचल के पर्वत। किंतु उससे भी ऊंची बात थी कि इस पूरे यज्ञ में सबसे बड़ी आहुति देने वाले आदिवासियों का भाग्य भी इस प्रतिमा से चमकने वाला था और पूरा देश
भावनात्मक रूप से इससे जुड़ने वाला था। काबू से बाहर हो चुकी थी। लोगों की भीड़ को नियंत्रित और शांत करना और अन्न, आश्रय व शरणार्थियों के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था करना। दूसरा, भारतीय संघ में 550 से अधिक रजवाड़ों के विलय को सुनिश्चित करना। दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि का प्रयोग करके उन्होंने राजकुमारों को भारतीय संप्रभुता में शामिल होने के लिए समझाया। उन्होंने 4 वर्षों 1946 से 1950 तक लगातार बिना थके काम किया और एक संगठित राष्ट्र के विशाल लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होकर भारत मां को सुरक्षित और एकीकृत किया। ये उनकी देश के लिए महानतम विरासत और उपहार थी।